नाज़रीन, 3-4 मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट खबरें हैं और एक दफ़ा फिर सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। अब तकरीबन 48 घंटे अब रह चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है, एक ऐसी शख्सियत हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि इमरान खान साहब के एक्चुअली सिर्फ चाहने वाले नहीं हैं बल्कि उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इस्तेमाल किया गया था। मुझे आज अपनी इस गलती का जो है वो एहसास हो चुका है। हुकूमत के हवाले से खबर सामने आई है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है अपने तमाम इत्तेहादियों से मिलकर कि अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट की जाएगी। लेकिन ये दूसरी दफा है कि ये इस किस्म की खबर आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 3-4 मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट खबरें हैं और एक दफ़ा फिर सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। अब तकरीबन 48 घंटे अब रह चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है और मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जाना शुरू करेंगे। बुध के रोज़ उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं नोट कर रहा था वो ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है और पीर और मंगल को जो है वहाँ पे बारिश भी एक्सपेक्टेड है, क्लाउडी वेदर है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेडनेसडे को इतनी गर्मी नहीं होगी। कम से कम ये उनके सपोर्टर्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है कि मौसम की वो जो शिद्दत है वो कम से कम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आगे चल के फ़िलहाल जो मौसम की प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा गर्मी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने जो है, हुकूमत के हवाले से एक खबर सामने आई है और जियो के ऊपर एक्चुअली आज ये खबर चली कि हुकूमत ने ये फैसला किया है अपने तमाम इत्तेहादियों से मिल के कि अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट की जाएगी। यानी ये मामला जो है अगस्त 2023 तक लेके जाया जाएगा। अच्छा, इसकी दो कॉनोटेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो मज़ीद तफसीलात इस खबर के अंदर आई हुई हैं वो ये है कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब की किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद उसके बाद उनकी जो दीगर इत्तेहादी हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं और शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, और लाहौर में उनकी शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है वो इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं। ख़बर गलत नहीं है, ख़बर मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगती है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। ये दूसरी दफ़ा है कि ये इस किस्म की खबर आई है कि जी हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और मतलब ये सिग्नलिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिग्नलिंग है कि जी मुद्दत हम पूरी करेंगे, इसकी मेरी नज़र में 2-3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न इसकी ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो अब IMF से मुज़ाकरात के लिए यहाँ से जा चुके हैं और IMF को आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जनाब हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं। क्योंकि अगर आप IMF के साथ बैठेंगे और IMF के जहन में ये होगा कि जनाब इनका तो पता ही नहीं है ये कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए ये सिग्नल जाना यहाँ से बहुत ज़रूरी था। और नॉर्मली ये सिग्नल्स जो होते हैं वो मीडिया को इन्फॉर्म किए जाते हैं, मीडिया को बताए जाते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से ये खबर है, और उसके बाद आप जब ज़ाहिर बात है सारे मीडिया के अंदर इसको फ्लैश करना शुरू करते हैं तो फिर बात जो है वो वहाँ तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद के बारे में कह चुके हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, तो इस सूरत हाल के अंदर भी जो है तमाम ब्यूरोक्रेसी, वो तमाम पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ पे जाके ड्यूटी देनी है, जिन्होंने रोकना है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है, उनके लिए भी ये सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी है कि जनाब हम कहीं नहीं जा रहे। और ऑब्वियसली जो बिज़नेस कम्युनिटी है या इस वक्त मार्केट के अंदर जो पैनिक देखा जा सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और डॉलर की जो उड़ान आप देख रहे हैं कि 202, 203, 204 की आवाज़ें आ रही हैं मार्केट में से, तो ये अक्रॉस द बोर्ड एक सिग्नल देने की बहुत ज़रूरत है जिसकी वजह से ये खबर भी आ सकती है। सो इसलिए मैं कम से कम इस खबर के ऊपर, ठीक है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इस वक्त तो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर किसी के ज़हन में ये है कि जनाब बस अब यही फ़ैसला है, फ़ैसले होते हैं, फ़ैसले तब्दील भी हो जाते हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी जो है वो बहुत से फ़ैसले लिए गए, उसके बाद फ़ैसले जो है उनके ऊपर यू टर्न भी ले लिया गया। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से इस खबर को मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। इवन दो जिन साहब की जानिब से खबर आ रही है वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और माजी के अंदर भी जब वो खबरें देते रहे तो उनकी खबरें काफ़ी हद तक ठीक साबित हुई हैं। तो एक तो खबर ये थी। इसके अलावा एक दूसरी खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है और वो है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च है इसे ना रोकने का फ़ैसला किया गया है और इनको पूरी तरह जो है वो इजाज़त दी जाएगी, लेकिन रेड जोन जो है उसे सील करना शुरू कर दिया गया है और रेड जोन के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी जिस जगह की कॉल दी हुई है वो रेड जोन से बाहर ही है। हमने 2014 के अंदर अलबत्ता ये देखा था कि इवन दो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी,
और उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब जो थे वो वज़ीर दाखिला थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही जो है वो उनके होते हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा उनके होते हुए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी आप इनको आने दें, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है नहीं जी, चौधरी निसार अली खान साहब का इनिशिएटिव था कि उन्होंने कहा था जी इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को रेड जोन के अंदर आने दें। तो फिलहाल तो उन्होंने इसको रेड जोन को जो है वो सील करने का फैसला कर लिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि रेड जोन को सील करने के लिए ऑलरेडी कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे रखे भी जाते हैं कि फ़ौरन अगर कॉल आए तो रेड जोन जो है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये सिलसिला आज से अब स्टार्ट हो गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जी इनकी राह में कोई रुकावट ना पैदा की जाए, आने दें इनको। अब ये इस किस्म के जो सिग्नलिंग है ना, मैंने आज तक जितनी देर भी मैंने जर्नलिज्म की है, कुछ जगहों से हुकूमत की एक पैनिक नज़र आती है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर वो बड़े पुरअतमाद दिखाई देते हैं। जहाँ पे पुरअतमाद दिखाई देते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली यही है कि जी आने दें इनको, कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, ले आएँ जितने बंदे आपने लेकर आने, ला के बैठ जाएँ, देख लेते हैं आप कितनी देर यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इससे तो एतमाद नज़र आता है। लेकिन दूसरी जगह पे जहाँ पे मुझे पैनिक नज़र आती है वो है सहाफ़ी बरादरी के साथ जो कुछ हो रहा है। समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज खान साहब, साबिर शाकिर साहब और अरशद शरीफ साहब, ये 4 सहाफ़ियों के तो नाम पिछले 2-3 दिन से चल रहे थे। इन तमाम सहाफ़ियों ने जो है ट्वीट्स भी की, बताया भी, अपने वीलॉग्स के ज़रिए भी इन्फॉर्म किया कि जनाब हमारे घर के इर्द गिर्द जो है वो डाले चक्कर लगा रहे हैं और हमारे पे मॉनिटरिंग की जा रही है, हमारे पे नज़रें रखी हुई हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं। तो और अब ये खबर आई कि जी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो इन लोगों के खिलाफ FIR भी काट दी गई हैं, जिसमें साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान साहब, ये मतलब समी इब्राहिम सब शामिल हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की FIR जो हैं वो कट रही हैं और ऐसे ऐसे अफराद FIRs काट रहे हैं जिनका एक्चुअली इस हुकूमत में कोई स्टेक भी नहीं है। मतलब हुकूमत उसके अंदर मुद्दई नहीं है, कंप्लेनेंट नहीं है, आम शहरी हैं जो बैठ के FIRs जो हैं वो इन एंकर्स के खिलाफ और इन्हीं एंकर्स के खिलाफ जो है वो काट रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहूँगा, और वो ये है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक सहाफ़ी होने के नाते मैंने हमेशा आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखा है। मैं पूरी तरह इन सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ और इनकी किसी किस्म की भी ज़बाबंदी की अगर कोई कोशिश की जाएगी तो मैं उसकी मज़म्मत करूँगा। इनको बोलने का हक़ होना चाहिए। किसी को अगर उनसे इख्तलाफ है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बेशक इख्तलाफ कीजिए। इन FIRों के ज़रिए ये जिसकी इमां के ऊपर भी काटी जा रही हैं, ये काबिल मज़म्मत चीज़ है। इनको प्रोग्राम्स करने का, इनको वीलॉग्स करने का, ट्वीट्स करने का, फेसबुक इस्तेमाल करने का पूरा राइट होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात ये कहते हैं जो कानूनी पकड़ में आती है तो अदलिया का फोरम वहाँ पे मौजूद है, अदलिया से रब्ता किया जाए, अदलिया के पास जाके कंप्लेंट की जाए या पैमरा से कंप्लेंट की जाए कि जनाब ये जो इन्होंने खबर दी है ये गलत है, और उसका फिर एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए। लेकिन किसी भी सहाफ़ी को हरास करना जो है वो ठीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन 4 सहाफ़ियों ने जो है इनमें से इमरान रियाज खान साहब के बारे में मुझे पता लगा कि आज वो लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रब्ता किया, वहाँ पर उनको एक मुकदमे के अंदर जो है वो ज़मानत मिली है। बाकियों का प्रोसेस भी अभी चल रहा है जो मुझे इत्तला मिली, क्योंकि मेरे सुनने में आया कि एक FIR उनके खिलाफ कराची के अंदर भी काटी गई है। इसके अलावा जो बाकी 3 सहाफ़ी थे, समी इब्राहिम साहब और अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, इन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया और वहाँ से भी जो है उनको रिलीफ मिला है। लेकिन वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का इशू आ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्चुअली क्या उस जुरिस्डिक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद की डोमेन तक तो जो है वो कोई फैसला दे सकता है, कोई अनाउंसमेंट दे सकता है, कोई जजमेंट दे सकता है, लेकिन उससे बाहर के एरियाज़ के अंदर जो रिलीफ है वो किस तरह मिलेगा। तो मेरी इतला के मुताबिक कोर्ट ने जो है वो आज हुक्म जारी किया है अथॉरिटीज़ को कि जी जहाँ जहाँ जो FIRs हैं उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाए। इसी दौरान डॉक्टर मुईद पीरज़ादा भी जो है वो आज अदालत के अंदर पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी उनकी इतला के मुताबिक, जबकि अभी तक मीडिया पर खबर नहीं आई लेकिन उनको खबर मिली कि जी कोयटा के अंदर उनके खिलाफ भी जो है वो एक FIR या तो काट दी गई है, काटी जा रही है, और वो भी रिलीफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। उसके बाद जब वो बाहर आए तो मतीउल्लाह जान साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं, ब्रिलियंट रिपोर्टर, और वो उन्होंने उनसे चंद क्वेश्चनिंग की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्टर मुईद साहब के हवाले से ये है, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो है वो एक ऐसी शख्सियत हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। ये बाकी एंकर्स के हवाले से भी जो है वो कुछ ऐसा ही तासुर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा अब से नहीं, बड़ी देर से जो है वो यही उनके बारे में तसव्वुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं और उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मतीउल्लाह जान साहब ने जब आज उनसे सवालात किए तो उन्होंने एक तो इस बात का इकरार किया कि जी उन्होंने कहा कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ किया, हम लोग उस वक्त तो इसे बहुत ठीक समझते थे, लेकिन अब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी
वो भी मैं आज ये समझता हूँ कि वो गलत हुई थी। और पैनामा का जो फैसला आया था वो मेरे पास उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, उनके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स वगैरह, वो मैंने घर से उठा के बाहर फेंक दिए। डॉक्टर मुईर पीरज़ादा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पैनामा का जब फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था और उस वक्त नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे, तो इन्होंने विक्ट्री के निशानात सुप्रीम कोर्ट में दिखाए थे और इनकी ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उस वक्त के डॉक्टर मुईर पीरज़ादा भी काफ़ी खुश हुए थे इस फैसले से। वो क्लिप आज भी मेरे पास मौजूद है, देखिएगा ज़रा। पीटीआई की तरह मुका लहरा रहे हैं, थम लहरा रहे हैं, क्या समझते हैं कि जर्नलिस्ट को इस तरह करना चाहिए? इस पर बाद में बात करते हैं। लग नहीं ना कि एक जर्नलिस्ट को इस तरह नहीं लहराना चाहिए था। करते हैं ना बात। ये आपने देखा कि किस तरह उन्होंने उस वक्त विक्ट्री का साइन बनाया था, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि मैं गलत था और मुझे नहीं करना चाहिए था ये। उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इस्तेमाल किया गया था, हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल किया गया था। आज मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी जो कुछ भी हुआ है ये दुरुस्त नहीं था। मुझे आज अपनी इस गलती का जो है वो एहसास हो चुका है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने जो पोजीशन ली थी वो गलत थी और मुझे कुछ महीनों से जो है वो इस बात का एहसास हो गया है कि ये जो कुछ भी प्रोसेस है ये ठीक नहीं है और क़ानूनी तौर पे जो है वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि जी अमरीकी मरासले के हवाले से जो भी बातचीत है, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ का मेन फोकस तो नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ये जो कुछ भी हुआ है। तो मुझे बड़ी, क्योंकि छोटी गुफ्तगू हुई है डॉक्टर मुईर पीरज़ादा से, तो इसलिए मैं बस ज़्यादा तफसील से तो बात नहीं कर सकता। अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो भी उनके ख़यालात थे माजी के अंदर वो गलत थे। लेकिन मेरा बार बार इसके ऊपर बड़े काबिल एहतराम हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कि मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि पिछले 10-15 साल के अंदर इस नैरेटिव के साथ कितनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई होगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, मैं ये बात मानता हूँ कि जब आप एक टेलीविज़न टॉक शो के अंदर बैठते हैं और उसके बाद जब आप अपना एनालिसिस देते हैं तो आपके कंधों के ऊपर एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आपकी राय सुन रहे होंगे, आपकी राय कितनी गलत है कितनी ठीक है उसके ऊपर वो अपना फैसला कर रहे होंगे। डॉक्टर मुईर पीरज़ादा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि इमरान खान साहब के एक्चुअली सिर्फ चाहने वाले नहीं हैं बल्कि उनके दोस्त हैं, उनके दोस्त कंसिडर किए जाते हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी डॉक्टर मुईर पीरज़ादा के बड़े करीबी रह चुके हैं, अभी भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन मेरा सिर्फ जहन ये सवाल करता है कि आज इतने सालों के बाद जब आपको एहसास होता है कि जनाब वो हम लोग एक्चुअली गलत थे और हमें इस्तेमाल किया गया था, तो आपको उस वक्त क्या पता नहीं था कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं? ये ऐसा क्यों होता है कि कई सालों के बाद जाके आपको इस बात का एहसास होता है ओहो हम तो इस्तेमाल हो गए? आज का चले मैं आज आपके साथ एक और बात शेयर करता हूँ। आपके ख्याल में आज जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी माहौल बना हुआ है, क्या इस वक्त हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि यार मैं कभी भी किसी भी ऐसी ताकत से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई आके ये ना कह सके कि जनाब देखें जी हमने मंसूर अली खान को जो है वो हमने चीज़ें प्रोवाइड की और देखें इसने हमारे लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया और हमारा नैरेटिव जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कल को आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं आज भी मेरा करियर डॉक्टर साहब से बहुत छोटा होगा, मेरे बड़े सीनियर हैं वो, लेकिन मैं अपने 15 साल में मैंने आज तक जो जर्नलिज्म की है, जिस तरह की जर्नलिज्म की है, जो राय दी है, जिसके बारे में जो राय दी है अपनी मर्जी से दी है और मैं उस एक एक राय के साथ खड़ा हूँ। मैंने जब जिस जगह पे जिसकी तारीफ़ की, जिसकी मुखालफत की, जिस पे तनकीद की, मैं एक एक प्रोग्राम के साथ, एक एक ट्वीट के साथ और एक एक वीलॉग के साथ खड़ा हूँ। मैं मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और ना मुझे कोई इसके ऊपर मलाल है कि मैंने क्यों कहा था। बहरहाल चलें, डॉक्टर साहब ने आज इस बात का इकरार कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल में इस सारी चीज़ के बाद भी डॉक्टर साहब को अपने तमाम चाहने वालों से भी एक दफ़ा माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या इतने सालों तक जिस नैरेटिव को वो बिल्ड करते रहे और कहते रहे और तनकीद करते रहे लोगों के ऊपर, क्या आज इस बात का एहसास होने के बाद उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए आपको या नहीं मांगनी चाहिए? और बाय द वे ये पहले डॉक्टर नहीं हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। डॉक्टर शाहिद मसूद भी जो है इससे पहले अलबत्ता उन्होंने माफ़ी मांग ली थी 35 पंक्चर के ऊपर। जब उन्होंने 35 पंक्चर के ऊपर 2014 का धरना करवा दिया था, अब जाके 2021 के अंदर जाके उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो 2014 के अंदर यही डॉक्टर शाहिद मसूद जो है ना, उस वक्त के धरने के भी हीरो हुआ करते थे। मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। आज के धरने के भी कुछ हीरोज़ हैं ना,
आज के ये जो धरना या लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आज के भी इसके कुछ हीरोज़ हैं। इसी तरह 2014 के अंदर भी चंद एंकर्स थे उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के उस वक्त उनके हीरोज़ थे कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। आज वो माफिया मांगते हैं बैठ के। तो आगे आगे देखिए अब और कौन अगले, हो सकता है इसमें भी अब 6, 7, 8 साल लग जाएं कि फिर उसके बाद कोई और एंकर भी जो है इसी तरह माफ़ी मांग रहा हो। इसके अलावा इस सारी चीज़ के बाद एक और ख़बर जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इमरान खान साहब के हवाले से है। वो ये ख़बर आई है कि वो पेशावर के अंदर मुकीम है और इस्लामाबाद नहीं तशरीफ़ लेकर आए। कहने वाले ये बात कहते हैं कि शायद उनको इस बात का डर है कि अगर वो इस्लामाबाद आए तो ये ना हो कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, इसलिए आखिरी मोमेंट तक जो है वो पेशावर के अंदर ही मुकीम होंगे। और कल जो उन्होंने ऐलान भी किया 25 तारीख का, वो भी उन्होंने पेशावर से बैठ के किया, पेशावर के अंदर। तो इमरान खान साहब की एक ये पॉलिसी है। दूसरी एक टेलीफोन कॉल थी जो कल जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ बैठे हुए थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीफोन कॉल आई थी। वो एक बड़ा छोटा सा क्लिप है लेकिन क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जरा पहले देखिए फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ। बंद कर दो इसको, ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दो। मैं करता हूँ, से कि कॉल हम तो आपको कर दे। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसमें ये बेसिकली जो हम कलाम हो रहे हैं वो बेसिकली फ़ोन आता है तो वो अभी फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं तो इमरान खान साहब उनके साथ बैठे हुए तो वो उनको कहते हैं कि मत उठाना, ये अब हमने शुरू करना है, ये सारे माइक्स वगैरह सारी वो कैमरे सामने लगे हुए माइक्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई मत उठाना, ये डिस्टर्ब होगा है सारा कुछ। लेकिन फिर भी शाह महमूद कुरैशी साहब फ़ोन उठा लेते हैं, वो उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जी 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 इतनी बात आ रही है। उसके बाद वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि जी वो कह रहे हैं कि आप हमसे फ़ोन पे बात करें वरना आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। तो आगे से इमरान खान साहब कहते हैं जी कर दें जो करना है आपने। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से चंद सहाफ़ियों ने बाद में ये सवाल किया, उनसे इंटरव्यू किया गया कि शाह साहब ये कॉल किसकी थी, आपको कौन ये कह रहा था। तो उन्होंने कहा जी मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस टॉपिक पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है, जब इतना सच बोलने की बात हो रही है तो बोलें, आवाम को बताएं कि भाई कौन है जो आपको ये बात कह रहा था कि जी हम आपको ट्रैप कर देंगे या आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्योंकि आवाम का ये राइट है कि आवाम को बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी सूरत हाल है, पसे पर्दा असल कहानी क्या है, जो असल कहानी है उसके बारे में बात करें। और वो हो सकती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो कोई कतई तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप बताना चाहें तो। लेकिन शाह साहब ने बेहतरी जानी कि जी मैंने मजीद इसके ऊपर बात नहीं करनी। एनीवेज, इसके अलावा मैंने थोड़ी सी जो बात पहले कही थी और वो थी कि जी स्टॉक मार्केट के गिरने के हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से भी जो है आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया और 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। इससे पहले भी बहुत बड़ा जंप लिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और अब 1.5% सूद जो है वो उसको भी बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि बुनियादी शरह सूद जो है वो 13.75% जो है वो हो चुकी है, यानी 13.25% के ऊपर जो है वो शरह सूद पहुंच चुकी है और काइबर इसके अलावा है। इसका मतलब है कि अब आपके लिए आगे चल के गाड़ियाँ लेना, पर्सनल लोन्स लेना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन्स लेना ये और भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। और इसकी शायद बहुत बड़ी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना पैसा बैंकों के अंदर आके पार्क करें और दीगर चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय बैंकों में पैसे की ज़रूरत है, बैंकों के अंदर करें ताकि आपको एक बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिल सके और आप इसके मुताबिक जो है वो अपनी एसेट्स को अगर इंक्रीज़ करना है तो बैंकों में पैसे रख के करें। तो इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि आप इन्फ्लेशन देख रहे होते हैं, महंगाई देख रहे होते हैं, महंगाई बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी शरह सूद जो है वो बढ़ाया जाता है और स्टेट बैंक ने जो है वो इस सिलसिले में यही पॉलिसी इख्तियार की है। आने वाले 2 दिन के अंदर जो है वो IMF के बाद जब सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या हमारे उनसे मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्या वो जो $1 बिलियन रिलीज़ करना है किस्त का वो रिलीज़ होती है या नहीं होती, तब जाके कुछ सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन इस वक्त मुआशी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की नाअहली जो है वो अयां हो रही है और लोग उसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशान हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।